वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग द सोल्जर चैप्टर जो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा हुआ जो पोएट है उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले मैंने उसका पैराग्राफ बाई एक एक लाइन हिंदी समझा दिया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक कर कर लिंक पर और देख सकते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में। सबसे पहले है ट्रू है तो टी लिखना है, फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। अब सबसे पहला है द स्पीकर ऑफ द पोएम इज अ सोल्जर, यानी कि जो इस कविता के जो पोएट है यानी कि स्पीकर है वो एक सोल्जर है। तो वे नेवी थे, तो यहाँ पर वे एक तरह से सोल्जर भी थे, तो इसलिए ट्रू है। सेकेंड, ही इज अ फ्रेंच सोल्जर, वे फ्रेंच सोल्जर थे, तो ये गलत बात है, वे इंग्लैंड सोल्जर थे। सी में है द सोल्जर इज वेरी सैड, जो सोल्जर बहुत उदास थे, तो ये बात गलत है, वे खुश थे। डी है ही प्रेज इंग्लैंड, वे इंग्लैंड की तारीफ करते हैं, तो ये सही बात है, इसलिए टू। फिर ही टॉक्स अबाउट हिज फ्रेंड, वे अपने दोस्त के बारे में बोलते, तो ये बात गलत है, वे अपने देश के बारे में इसमें दर्शाए गए हुए हैं। फिर इट इज़ अ लव पोएम, यह एक प्यार की कविता है, तो ये बात गलत है, यह एक पैट्रियोटिक है पोएम है, यानी कि देशभक्ति की भावना वाली कविता है, तो ये बात गलत थी। उसके बाद है द पोएट इज डिपिक्टिंग द मिसरीज, मतलब माजरीज ऑफ वार, यानी कि जो कवि है वह अपने युद्ध में लड़ाई के लिए वह कंजूस को दर्शाती है, जो कंजूस की आदत है वह दर्शाते हैं, तो ये गलत है, इसलिए यहाँ पर बात फॉल्स है। फिर उसके बाद द पोएट एक्सप्रेस्ड हीज इंडिपेंडेंस टू इंग्लैंड, यानी कि इंडिपेंडेंस मतलब होता है आभारी, जो कवि है वह आभारी है इंग्लैंड के प्रति, तो ये बात सही है, तो इसलिए ट्रू हो गया। उसके बाद है द पोएम इज अ सोनेट, सोनेट्स मतलब होता है 14 पंक्ति वाली कविता, तो यह कविता 14 पंक्ति वाली है, यानी कि सोनेट्स है, तो इसलिए यहाँ पर ट्रू हो गया। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी कि संक्षेप में इसका आंसर देना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इज द स्पीकर अफ्रेड ऑफ डेथ, यानी कि जो क्या यह स्पीकर मतलब होता है बोलने वाला या वक्ता या पोएट, यानी कि क्या यह स्पीकर वह मौत से डरते हैं, तो ये बात गलत है। नो द स्पीकर इज नो अफ्रेड ऑफ डेथ, वह मौत से नहीं डरते हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन है इफ़ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल, बैटल मतलब होता है सामना करना, अगर वह सामना या संघर्ष करते करते अगर वह मर जाए तो हाउ विड ही लाइक, और वह वे किस तरह का याद रखना उनको चाहिए, वे पसंद करते से मुझे इस तरह से मुझे याद रखे, तो आंसर इस तरीक़ा से है। और जब वे मरे तो उनको इस तरीक़ा से याद रखना चाहते हैं कि उनके जो इधर उधर घूमते थे उस रास्ते पर फूल बिछाए और उसकी शरीर पर प्यार से फूल बरसाती, यही है थी उनकी मनोकामना, तो आंसर इस तरीक़ा से है दे सकते हैं। इफ़ ही डाइज देन ही लाइक टू बी रिमेंबर्ड दैट गेव हर फ्लावर्स टू लव हर वेज टू रोम, इस तरीक़ा से। फिर थर्ड क्वेश्चन है इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड विद डस्ट स्टैंड्स फॉर, यानी कि वह अपने जो यहाँ पर रिच अर्थ का मतलब हो जाएगा अमीर धरती, लेकिन यहाँ पर एक अलग है, वे अपने जो इंग्लैंड की धरती को ही रिच अर्थ मानते हैं, अगर वहाँ पर वे मर जाए तो उनके द्वारा वही डस्ट आना चाहिए, उनके शरीर पर छिपाना चाहिए शरीर को उस डस्ट के द्वारा, तो यहाँ पर डस्ट स्टैंड्स यानी कि डस्ट का प्रयोग का यहाँ क्या अर्थ है, तो यहाँ पर है यह प्रयोग है ही लव्स द इंग्लैंड, वे इंग्लैंड से प्यार करते हैं। सो दिस मीनिंग, यानी कि सो डस्ट का मतलब यह है कि दैट्स द इंडिकेट्स लव टुवर्ड, और यह इंग्लैंड के प्रति प्यार को दर्शाती है, मातृ भावना को दर्शाती है। आप समझकर खुद से ये क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। फोर्थ है हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड
बी फॉर एवर इंग्लैंड, यानी कि किस तरह से उनका, कॉर्नर मतलब होता है कोना, फॉरेन फील्ड मतलब विदेशी स्थान, किस तरीका से जो विदेशी जगह का कोना उनको हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। वेन, आंसर इस तरीका से, वेन अ डस्ट, जब उनके शरीर पर इंग्लैंड की डस्ट के द्वारा कंसील्ड यानी कि ढका जाए तो इस तरीका से वह सदा के लिए इंग्लैंड का ही हो जाएगा। तो आंसर आप इस तरीका से दे सकते हैं, व्हेन अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर, बोर मतलब होता है गेव बर्थ, जो जन्म दिया है। इंग्लैंड बोर शेप्ड मेड अवे गेव ऑन मी फ्लावर टू लव हार्वेस्ट टू रोम, यानी कि उनके द्वारा जो इंग्लैंड के द्वारा जन्म दिया गया, उन्हीं के द्वारा आकार सचेत किया गया और तब उनके शरीर पर वे फूल बरसाए तो वे हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाए, चाहे वे कहीं भी उनकी मृत्यु हो। फिर 5 है, वाट इज मीन्ट बाय द फ्रेज अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, मतलब एक जो उनका ए पल्स इन द इटर्नल माइंड का मतलब क्या है। तो आंसर इस तरीका से, व्हेन आई डाई इन फॉरेन, जब मैं मरूंगा विदेश में, देन दिस हार्ट, जो मेरा यह दिल होगा और सभी बुराई, इस दिल में जितने भी सारे बुराई रहेंगे वे सभी मेरे द्वारा मतलब जो सन के द्वारा आशीर्वाद दिए जाएंगे और इंग्लैंड में की जो नदी है उसके द्वारा मेरे शरीर को धोया जाएगा। तो यही मतलब था। उसके बाद है डू, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, डू यू थिंक दैट द लिटिल ऑफ द पोएम इज अप्रोप्रिएट, यानी कि अप्रोप्रिएट मतलब होता है प्रयोग करना, क्या यह छोटी सी कविता यह प्रयोग को दर्शाती है। गिव रीजन, रीजन देना है। यस आई थिंक दैट, मैं सोचता हूँ कि द लिटिल ऑफ द पोएम इज अप्रोप्रिएट, इट्स रीजन इज फ्लोइंग, और इसका कारण निम्नलिखित है। यहाँ पर जो निम्नलिखित कारण दिया गया हुआ है इसे आप समझकर विस्तार कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है, इंग्रॉस्ड फुल इन पैट्रियोटिज्म, वह पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं, विघ्न हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं भक्ति भावना, जो देश की भक्ति भावना में। तो इसको आप लिख सकते एग्जाम्पल देखकर। फिर उसके बाद है, मैनी ऑफ वर्ड्स यूज फॉर डोमेस्टिक, और बहुत सारे वर्ड इंग्लैंड्स का प्रयोग किए हैं तो यह अप्रोप्राइट करते हैं। फिर थर्ड में है, दिस पोएम इज सॉनेट विच प्रेजेंट 3 टेंसेज, मतलब यहाँ पर यह कविता एक सोनेट से 14 पंक्ति वाली कविता है जो तीनों टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस के बारे में भी बात कर रहे हैं और पास्ट टेंस के, प्रेजेंट के बारे में वह बात कर रहे हैं बहुत सारे चीज़ें और पास्ट के बारे में कर रहे हैं, जैसे इंग्लैंड ने उनको जन्म दिया। फिर फ्यूचर के बारे में कर रहे हैं, जब मैं मरूंगा तो मेरे शरीर पर फूल बरसाए जाएंगे, और जो इंग्लैंड की हवा लेकर मैंने जो जो इंग्लिश हवा लेकर मैंने जो पाप की है उस पाप को नदी के द्वारा शरीर को धोआकर और मैं पूरी तरह से मैं स्वर्ग जाने लायक हो जाऊंगा। तो इस तरीक़ा से फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट तीनों को दर्शाते हैं। सेकेंड में है क्वेश्चन, डिस्कस द मेन आइडियाज कंटेंट इन द फर्स्ट 8 लाइन्स, जो फर्स्ट 8 लाइन में जो आइडिया यहाँ पर दर्शाया गया हुआ है उसी के बारे में डिस्कस करना है। तो इसका इस तरीक़ा से हो जाएगा, इफ़ आई शुड डाई, मतलब यह बात कहते हैं कि अगर मैं मरूंगा, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, यही बात को आप विस्तार कर देंगे तो हो जाएगा ये बात। इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, अगर ये आप याद नहीं है तो आप समझ कर एग्ज़ाम में आएगा तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ वही पंक्ति को उठा दिया है 8, इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, जब मैं मरूंगा यह सोच सिर्फ मेरे लिए है। दैट्स देयर्स सॉम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, और थोड़ा सा कोना मैं विदेशी स्थान का लूँगा। दैट इज़ फॉरएवर, यह सदा के लिए अमेरिका का हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि मैं इंग्लैंड का हूँ। देयर शैल भी, यह जरूर हो जाएगा। इन दैट रिच अर्थ, और इस अमीर यानी कि जो यह पृथ्वी है, यह जो जगह है, यह
इस अर्थ पर तो मैं मरूंगा ही, और इस अर्थ के द्वारा जो इंग्लैंड की डस्ट होगा उसके द्वारा मेरे शरीर को ढका जाएगा। ए डस्ट होम इंग्लैंड, जो डस्ट, जिस धूल ने मुझे इंग्लैंड ने जन्म दिया, शेप मेड अवेयर, और मुझे आकार दिया, आकृति दिया, सचेत बनाया, गेव ऑन्स, और एक बार मुझे उन्होंने फ्लावर पर, जब मैं मरूंगा, देन हर फ्लावर टू लव हर, और उसके द्वारा मेरे पर फूल बरसाए जाएंगे, और मैं जहाँ जहाँ घूमूंगा वहाँ पर भी मुझे फूल बरसाए जाएंगे। ऐसा इंडियन आर्मी को भी किया जाता है। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, और जो शरीर के द्वारा जो इंग्लैंड्स का है, वो इंग्लिश एयर जो मैंने ली है, वाश्ड बाय द रिवर, यह नदी के द्वारा धुलाया जाएगा और सन के द्वारा आशीर्वाद दिया जाएगा। तो इस तरीक़ा से समझ कर खुद से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बस समझने और समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया था 8 लाइन। थर्ड है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैट्रियोटिज्म, इज दिस अ पैट्रियोटिक पोएम, डिस्कस। क्या यह कविता पैट्रियोटिज्म है, यानी कि पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति की कविता है। तो यहाँ पर आंसर डिस्कस करना। आंसर इस तरीक़ा से होगा येस, मतलब पैट्रियोटिज्म से हम यह समझते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट बाय पैट्रियोटिज्म, मैं पैट्रियोटिज्म से यह समझता हूँ कि लव ऑफ आवर कंट्री, लव होना चाहिए अपने देश से, एंड इट्स फॉर सेक्रीफाइस, और इसके लिए सभी चीज़ को त्याग करने की हिम्मत होनी चाहिए। ऑल विलिंग्स विल बी फॉर आवर कंट्री, सभी इच्छाएं हमारे देश के लिए होनी चाहिए। येस दिस मीन्स, यानी कि इस तरीक़ा से हम समझते हैं पैट्रियोटिज्म का मतलब। और येस दिस पोएम इज़ पैट्रियोटिक पोएम, और यह कविता पैट्रियोटिक पोएम है क्योंकि विच डिपिक्टेड ऑन सेकेंड थर्ड लाइन, जो दर्शाया गया हुआ सेकेंड और थर्ड लाइन में, वही लिखकर हम लोग दर्शा सकते हैं यहाँ पर। जैसे अंडरस्टैंड, पैट्रियोटिज्म से वे देश से प्यार करते थे और हर सभी चीज़ त्याग करने के लिए वे तैयार थे। तो इस तरीक़ा से रूपर्ट ब्रूक के बारे में लिख देंगे तो यह डिस्कस हो जाएगा। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, समरी लिखना, समराइज द पोएम इन ऑन वर्ड, यानी कि अपने शब्दों में इसको समराइज करना है। तो समराइज यहाँ पर बहुत हम लोग जानते आ रहे हैं, तो समरी इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, द सोल्जर इज अ पैट्रियोटिक पोएम, इट्स राइटर इज रूपर्ट ब्रूक, born in England. This poem is rhymic sonnets by this poet depicted on willing that when I will be die foreign country, then that is forever England, and this earth concealed me on richer dust, and England bore me her flower, gives me Rome washed by river etc। मतलब इस तरह से बहुत आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ मेन बातें थी वही लिख दिया है, और 100-150 में लिख सकते थे। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मनी टाइम डज द पोएट यूज इंग्लैंड और इंग्लिश, यानी कि कितने बार इंग्लैंड और इंग्लिश शब्द का प्रयोग किए इस कविता में। वाट डज इट शो, यह क्या प्रदर्शित करता है। तो आंसर इस तरीक़ा से 4 times डज द पोएट वाज इंग्लैंड एंड 1 times यूज इंग्लिश, यानी कि 4 बार उन्होंने इंग्लैंड शब्द का प्रयोग किया और इंग्लिश शब्द का 1 बार प्रयोग किए। 4 times इंग्लैंड शोवेज द पोएट लव वेरी मच विद इंग्लैंड एंड ऑल टाइम्स स्पीक अबाउट अदर मैटर, यानी कि वे 4 बार इंग्लैंड के ही बारे में बोले। यह बात यह दर्शाती है कि वे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं अपने इंग्लैंड से। एंड ऑल टाइम्स स्पीक, और हर जगह पर वे अपने देशभक्ति के बारे में ही बात करते हैं। और अदर मैटर एज फॉर एग्ज़ाम्पल, और इस तरीक़ा से एक एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हो सकता है, जैसे कि वेयर एवर आई विल डाई, जहाँ कहीं भी मैं मरूँ। आई विल बी फॉर एवर इन इंग्लैंड, मैं हमेशा के लिए इंग्लैंड के लिए ही
रहूँगा इंग्लैंड बोर्ड में, क्योंकि इंग्लैंड ने मुझे जन्म दिया, इंग्लैंड ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, इंग्लैंड की धरती ने मुझे पाला पोसा। तो इस तरीक़ा से बात को हम यहाँ लिख सकते हैं। ही विल ब्रीदिंग द एयर, और वह इंग्लिश ब्रीदिंग लेता है, जो अंग्रेजी हवा लेता है, ऑफ इंग्लिश देन माई बॉडी, और जब मैं इंग्लिश हवा लूँगा तो मेरे द्वारा कुछ अगर पाप भी किए जाएंगे तो वे नदी की धारा के द्वारा धुल जाएंगे और सूर्य के द्वारा आशीर्वाद मुझे दिए जाएंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन यू शो दैट यू लव योर कंट्री, आप कैसे दिखाएंगे कि आप अपने देश से प्यार करते हैं। तो आंसर इस तरीक़ा से होगा, आई कैन शोज दैट आई लव माई कंट्री। माई मतलब हम इस तरीक़ा से अपने देश से प्यार करते हैं, दर्शा सकते हैं कि माई ऑल विलिंग, मेरी जो भी इच्छा है वे सभी हम देश के लिए होंगे, एंड ऑल थिंग्स, और जितने भी सारे सोच है, और मैं हर चीज़ देश के लिए त्याग करने के लिए तैयार रहूँगा। वेन इन माई विलेज, जब मेरे देश में या राज्य में या मेरे गांव में कुछ भी हो, वेयर इवर यानी कि अगर कहीं भी बुराई हो तो वहाँ पर मुझसे जितने होंगे मदद, मैं उतना मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। तो इस तरीक़ा से हम अपने देश के प्रति प्यार को दर्शा सकते हैं। तो वहीं पर लिखा हुआ, वेन इन माई विलेज माई स्टेट और माई कंट्री वेयर इवर विल बी इविल और बैड, आई विल हेल्प एज मच एज आई कैन so many, and I will instill patriotism in the heart of others। उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन है, What is a sonnet? Comment on the language of the prescribed poem. Also mention its rhyme scheme. Sonnets क्या है? इस पर निर्धारित करना है यह कविता के आधार पर, और इसी पर कमेंट करना है। Also mention its rhymes, और इसका जो तुकबंदी होता है उसके योजना के बारे में भी मेंशन करना है। तो यहाँ पर इस तरीक़ा से होगा, Yes, this is a sonnet। सोनेट्स इज अ 14 लाइन्थ पोएम। तो यहाँ पर वाट इज सोनेट्स पूछा, तो सोनेट्स का आप इस तरीक़ा से लिख सकते हैं कि सोनेट्स 14 लाइन की पंक्तियाँ होती है कविता का, बस यही कमेंट्स, और इस तरीक़ा से हम कमेंट्स कर सकते हैं। और यह इंग्लैंड की इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ था, जैसे हैंडसमेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर मोस्ट हैंडसम होना चाहिए था। तो इस तरीक़ा से यह इंग्लैंड का, अगर इंडियन रहता तो मोस्ट हैंडसम रहता। ऑल वर्ड्स और सेंटेंस प्रिस्क्राइब्ड ऑन पैट्रियोटिज्म, सभी जितने भी सारी भाषाएं लिखी हुई है सभी इंग्लैंडियन इंग्लिश है, और वे देश के प्रति प्यार को दर्शाते हैं। एज एग्ज़ाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पल कवि के द्वारा लिखे हुए कविता में, जैसे उन्होंने जब मरने की बात की तो वे अपने शरीर पर फूल बिछवाना यानी कि फूल बरसवाना चाहते थे। इस तरीक़ा से उनको याद रखे जाने की उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी। और इस तरीक़ा से इसका स्कीम यह है कि जितने भी सारे इच्छा है, सोच है, सभी देश के प्रति है। एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन है तो कर सकते हैं, वार डज नॉट सॉल्व प्रॉब्लम, यानी कि जो युद्ध है वह प्रॉब्लम को नहीं प्रॉब्लम उसके द्वारा नहीं समाप्त होती है। तो इस पर डिस्कस करना है, ग्रुप में या पेयर में कर सकते हैं। फिर अ कैरियर इन इंडियन आर्मी, यानी कि इंडियन आर्मी फोर्स में किस तरह से कैरियर है, इस पर भी चर्चा कर सकते, लेकिन यहाँ पर मैं अकेले हूँ जिसके कारण चर्चा नहीं हो पाएगी मुझसे। फिर कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन के बारे में मैंने एक ही वीडियो में बताया था, बता देंगे जितने सारे हैं, बस 10-12 वीडियो के बाद आप देख सकते। लाइफ ऑफ ए सोल्जर के बारे में यहाँ इससे लिखना है, और दूसरा है वार विंडो यानी कि युद्ध के बारे में लिखना है। अब उसके बाद है वर्ड स्टडी। वर्ड स्टडी में मोर कॉमन वर्ड लिखना था, सिंपल था, जैसे अर्थ का हो गया वर्ल्ड या ग्लोब। अर्थ मतलब पृथ्वी या वर्ल्ड मतलब दुनिया, ग्लोब मतलब भी वही विश्व।
यही सब सेम है। डस्ट का होता है पाउडर, या एक होता है पल्वराइज्ड सब्सटेंस यानी कि चूर होने वाला पदार्थ। तो डस्ट का हो जाएगा पाउडर या पल्वराइज्ड सब्सटेंस। उसके बाद बोर का हो जाएगा गेव बर्थ या होल। फिर उसके बाद है इंग्लिश का, ये फॉरेन भी होता है, और दूसरा है इंग्लिश पीपुल भी होता है। मोर कॉमन वर्ड यही है। उसके बाद है पल्स। पल्स मतलब एक दाल भी होता है और एक नारी होता है। इसका मोर कॉमन वर्ड हो जाएगा वाइब्रेटिंग, या एक पल्स होता है फल यानी कि फ्रूट ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट। लेग्यूमिनियस प्लांट का फल भी होता है। बॉडी का हो जाएगा ट्रंक या पर्सन, ये मोर कॉमन वर्ड है। फिर उसके बाद अवेयर का हो जाएगा माइंडफुल या कॉन्शस। उसके बाद इटर्नल का हो जाएगा इमॉर्टल, या इसी को इम्यूटेबल हो सकता है। इस तरीक़ा से ये मोर कॉमन वर्ड है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है वर्ड फॉर्मेशन का तरीका। जैसे एग्जांपल है इंग्लैंड एंड इंग्लिश, देन राइट नेशनलिटी। इसी तरह के नेशनलिटी लिखना है। जैसे इंडिया का हो जाएगा इंडियन, नेपाल का हो गया नेपाली, कोरियन का हो गया कोरियन ही होता है, जापान का जापानीज हो गया। इस तरीक़ा से बहुत सारे लिख सकते थे। ये बनाना आप लोग आराम से बना सकते हैं। और लिखना है एंटोनिम यानी किसी का विपरीतार्थक शब्द लिखना है। तो ये बहुत ही सिंपल दिया था, लिख सकते। जैसे डाई का लाइव हो गया, इटर्नल का टेम्पोरल हो गया, कंसील्ड का हो गया। यहाँ पर रिवील्ड है यानी कि कंसील्ड मतलब छिपाना, रिवील्ड REVEALED, रिवील्ड मतलब होता है दिखाई देना। उसके बाद रोम का हो गया स्टील। रोम मतलब होता है इधर उधर घूमने वाला, लेकिन स्टील मतलब ठहरना होता है। ईविल मतलब होता है बुराई या पाप। और यहाँ पर VIRTOUS का मतलब हो जाएगा पुण्य। हीवन मतलब होता है स्वर्ग, और हेल मतलब होता है नर्क। तो इस तरीक़ा से आप बना सकते हैं। पीस का हो जाएगा, पीस मतलब होता है शांत। और यहाँ पर जो TURBULENC यानी कि जो ट्यूरिबुलेंस है, यहाँ पर ये हो जाएगा पीस का एंटोनिम। और एक दो और है, फॉरेन का हो जाएगा डोमेस्टिक। फॉरेन मतलब होता है विदेशी, और डोमेस्टिक मतलब स्वदेशी होता है। उसके बाद जेंटलनेस का हो जाएगा मिल्डलेस। जेंटलनेस मतलब शांतमय यानी कि नैतिकता, और मिल्डनेस मतलब अनैतिकता के बारे में। तो ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।